हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा वेक्टर्स चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस पार्ट में मैं आपसे थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे आपने वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा, वैसे ही आज हम इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। तीन वेक्टर्स क्यों? क्योंकि ट्रिपल है ना, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तभी इसका नाम पड़ा है ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अब जैसे आपने स्केलर पढ़ा होगा तो उसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट था, वेक्टर में प्रोडक्ट में भी या क्रॉस प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट था, लेकिन ये ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसमें तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने तीन वेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, ए बी सी। अगर मुझे इसमें इन तीनों का प्रोडक्ट करना है तो मैं कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ? मान लीजिए मेरे पास ये तीन वेक्टर्स ए बी सी दिए हैं और मुझे इनमें क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है, डॉट प्रोडक्ट भी करना है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है? तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन या तो ये बन सकता है ए डॉट बी डॉट सी, या तो हम तीनों का ही डॉट कर दें। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या तो हम तीनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, या तो तीनों का डॉट करें या तीनों का क्रॉस करें। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। हमने दो का डॉट किया और उसके साथ एक क्रॉस कर दिया, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और उसके साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तीसरे वेक्टर का। चौथा पॉसिबिलिटी चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ए क्रॉस बी कर दें और साथ में तीसरा वेक्टर जो है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। तो इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे हम तीन वेक्टर्स का या तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है वो कोई मीनिंग नहीं बनाता। क्यों? अगर आपको पता हो तो स्केलर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स के बीच होता है तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी बनती है। दो वेक्टर्स के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का अगर आप स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको। भाई अब ये तो स्केलर हो गई, और अब स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करवा रहे हैं। ये एक तीसरा वेक्टर है जिसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अगर आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर्स के ही बीच होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ दो वेक्टर्स के ही बीच होता है। चाहे वो डॉट हो चाहे वो क्रॉस हो, वो हमेशा सिर्फ दो वेक्टर्स के ही बीच होगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो एक स्केलर बन गया और यहाँ एक वेक्टर बन गया। ये तो स्केलर बन गई ना, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट से क्या बनता है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करवा सकते हैं? भाई डॉट प्रोडक्ट करवाने के लिए तो दोनों स्केलर क्वांटिटी चाहिए ना, सॉरी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए ना। अब यहाँ पे तो दोनों एक स्केलर और एक वेक्टर, तो ये गलत है टर्म, क्योंकि ये कोई मीनिंग ही नहीं बना। अच्छा, अगर आप इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में हमने दो का क्रॉस प्रोडक्ट किया है। दो का क्रॉस प्रोडक्ट करने का क्या मतलब है? जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। भाई अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो स्केलर बनता है, और दो का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। दो वेक्टर्स का आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो वेक्टर क्वांटिटी तो बनेगी, ये तो जाहिर सी बात है। और ये सी भी एक तीसरा वेक्टर है जिसके साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये सही है। लेकिन ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। ये टर्म सही है जो मैंने लिखा है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस या मीनिंग बनता है, मगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब क्यों है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा।
अगर हम तीसरे पे आए, तीसरे में क्या है, ये क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है, ये स्केलर बनेगा, स्केलर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गई, और इसके साथ आप वेक्टर, और इसके साथ आप एक वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं। भाई आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो स्केलर बनता है, और यहाँ पे आप स्केलर के ही साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो ये भी मीनिंगलेस है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ये भी मीनिंगलेस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अगर अच्छा हम चौथे केस पे आए, चौथे केस में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेक्टर और जो तीसरा है उसके साथ हमने इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, तो ये तो सही है भाई, दोनों ही वेक्टर्स है उनके बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये भी सही है, ये सेकंड और ये फोर्थ सही है। बट इनमें से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा है, ये क्यों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, और उसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्यों, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी भी वेक्टर है और ये क्वांटिटी भी वेक्टर है, दोनों के बीच हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर मिलता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब तीन वेक्टर्स को अगर हम प्रोडक्ट करवाएं तो उनका जो फाइनल रिजल्ट हमें स्केलर मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो तीन वेक्टर्स हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करवाएं और उनका जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, उसे ही कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखवाता हूं, उसके बाद हम चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन पे, जो मैं लिख देता हूं। Scalar triple product definition is the product of three vectors वेक्टर्स क्या लिए थे मैंने, ए बी एंड सी, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड ले ले, चाहे कोई भी ले सकते हैं आप। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी is a scalar which is known as scalar triple product। denoted by स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए बी सी, जैसे कि अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी। बेसिक डेफिनेशन, the product of three vectors a b c is a scalar which is known as scalar triple product, scalar quantity denoted by this square bracket के अंदर तीनों वेक्टर्स अगर लिखे हैं तो उसे ही कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अब हम चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पे।
तो अब हम चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की तरफ। तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का ये मतलब है कि ऐसा कौन सी चीज है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, मतलब इसकी मदद से ऐसी कौन सी चीज है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं इसका एप्लीकेशन, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, उसका एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इससे निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका एप्लीकेशन है या फिर इसका मतलब कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब ये पैरेललोपाइड क्या होता है? जो पैरेललोग्राम होता है उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ हाइट्स तक एक्सटेंड कर देते हैं, एक क्यूबॉइड जैसा ही शेप बनता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसे कहते हैं पैरेललोपाइड। मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इस हाइट तक थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक हाइट ले ली, तो यही होता है पैरेललोपाइड। पैरेललोग्राम को कुछ हाइट्स तक एक्सटेंड कर देते हैं, इसे कहते हैं पैरेललोपाइड, या फिर क्यूबॉइड का शेप स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं आप इसे, पैरेललोपाइड। तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही है। अब कैसे वो मैं प्रूव करूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने इस पैरेललोपाइड के इस साइड में कुछ एक्सेस ले लिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस, जैसे कि मैं से मान लेता हूँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, और इसे मैंने कह लिया जेड एक्सिस। मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एक साइड को मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, इसको मैंने कह दिया ए, इसको कह दिया बी, और इसको कह दिया सी। मान लीजिए ये वेक्टर ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर। तो ये जो वेक्टर्स हैं इन्हें कहते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, मतलब जैसे कि आपको पता होगा एक वेक्टर में क्या होता है, हेड और टेल, ये होता है इनिशियल पॉइंट, और ये है टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो उन्हें कहते हैं कोटर्मिनस वेक्टर्स। आपने कोई इनिशियल वेक्टर्स पढ़ा होगा, ऐसे वेक्टर्स जिनका ओरिजिन सेम हो या इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो कोटर्मिनस वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। जैसे कि मान लीजिए दो वेक्टर्स यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, इनिशियल पॉइंट अलग है, बट वो टर्मिनेट एक ही जगह पे आके हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ओ ए और ये पी ए, तो इन्हें ही हम कहेंगे ओ ए और पी ए को कोटर्मिनस वेक्टर्स, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पे आकर, मतलब एक ही पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट जो सेम है, उसे ही कहते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का भी जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं वो भी तो सेम है। इसे मैं ओ लिख देता हूं। इनका ओरिजिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो अलग अलग है, बट तीनों का एंडिंग पॉइंट तो सेम ही है, टर्मिनल पॉइंट सेम ही है। तो इन्हें कहते हैं कोटर्मिनस वेक्टर या कोटर्मिनस एजेस भी हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये क्या है, कोटर्मिनस एजेस, मतलब जिनका एक ही टर्मिनल पॉइंट है और एक ही फेस है इन सबका। देखिए
इनका एक ही टर्मिनल पॉइंट है, सबका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, स्टार्ट कहीं से हो रहे हैं लेकिन एंड कहाँ जाके हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे। उसे ही कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर या को टर्मिनस एजेस भी आप कह सकते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का जो प्रूफ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से पैरेललोपाइड बना लेता हूँ, बट इस टाइम मैं उसको थोड़ा शॉर्टर रखूंगा। जैसे कि मैंने क्या माना था, ये ओ ए बी, सॉरी सॉरी, ये मैंने ऐसा सिस्टम बनाया था पहले, मतलब जो, तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, जैसे मैंने आपको दिखाया था पैरेललोपाइड में। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब मैंने क्यों किया मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। ठीक है गाइस, इसे मैंने लिख दिया। चलिए मान लीजिए इसे मैं पी लिख देता हूँ। तो मुझे निकालना है इससे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे फिर से पैरेललोपाइड बना देता हूँ। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। मान लीजिए इस पैरेललोग्राम की मैं नेमिंग कर देता हूँ ओ ए, और ये पैरेललोग्राम की मैंने नेमिंग कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्रॉस बी क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया। जैसा कि आपको पता होगा, वेक्टर प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी डी। मैं लिख सकता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया कैसे निकलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट से। बाकी डॉट सी तो ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे ही कहानी। तो गाइस हम वापस अपनी कहानी पे चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया था पैरेललोपाइड का। तो मैंने बताया था ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और यहाँ पे एक ए क्रॉस बी है जो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है ए क्रॉस बी। आपको पता होगा वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा यूनिट वेक्टर है, जहाँ पे एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दोनों वेक्टर्स हैं, ऐसे एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, और ये मेरे पास एक वेक्टर है ए क्रॉस बी।
तो मुझे पता है ये जो ए क्रॉस बी है ये इन दोनों के प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब ये ए क्रॉस बी जो वेक्टर है ये दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वही मैंने यहाँ पे लिया। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया है ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी क्या है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो इन दोनों वेक्टर्स जो प्लेन के अंदर सिचुएटेड है उन दोनों वेक्टर्स के ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे इनका प्लेन है, आप इमेजिन कीजिए ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन के अंदर सिचुएटेड है, तो ये इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यही है ए क्रॉस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये वेक्टर है ए क्रॉस बी जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैंने इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल ले लिया फाई, फाई मैंने एंगल ले लिया। तो अगर मैं ये देखूं कि जैसे कि ये जो यूनिट वेक्टर n है, मान लीजिए n यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए कोई भी n यूनिट वेक्टर है, और अगर वो इस वेक्टर के अलोंग जा रहा है ए क्रॉस बी के, मतलब जैसा डायरेक्शन इसका है वैसा ही डायरेक्शन इसका है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल फाई इन दोनों के बीच है वही एंगल फाई इन दोनों के बीच हो सकता है? क्योंकि n क्रॉस जो n वेक्टर है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। आप माने कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये तो यूनिट वेक्टर है नहीं, ये तो एक ऐसा वेक्टर है जो ए क्रॉस बी, मतलब जो ए और बी वेक्टर्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर ये इसी के डायरेक्शन के अलोंग है। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों इस डायरेक्शन में है। आप देखिए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है? और वैसे भी दोनों अल्टरनेट दिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपनी कंडीशन देख रहे थे कि अगर हम ऐसे लिखें तो क्या हम इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं? डिनोट इसी से किया जाता है। अच्छा, ए क्रॉस बी क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम को मैंने क्या लिया है? ओ ए डी बी, ओ ए डी बी। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ए डी बी, ये मैंने एक पैरेललोग्राम लिया है। और ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी जैसे कि आप देखें, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस sin theta unit vector n, where theta is the angle between these two vectors। अब यहाँ पे हमने फाई एंगल ले लिया है, बट ये फाई एंगल, अब यहाँ पे हमने फाई एंगल ले लिया है, तो चाहे आप थीटा ले चाहे फाई ले उससे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी, और यहाँ पे मैं लिख लिया n यूनिट वेक्टर इंटू सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि n यूनिट वेक्टर है वो c के साथ डॉट प्रोडक्ट बना लेगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी n डॉट c क्या होगा? n c cos थीटा, n यूनिट वेक्टर का मॉड इसका मॉड इंटू cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का यही सिग्निफिकेंस होता है, वो मॉड बताता है दो वेक्टर्स के बीच का, सॉरी दो वेक्टर्स के बीच का जो प्रोडक्ट है उनका मॉड बताता है। मतलब जैसे कि ये एक वेक्टर है मॉड में और ये एक वेक्टर है मॉड में, तो इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट बताता है। या फिर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन बताता है, आपने प्रोजेक्शन भी पढ़ा होगा, तो इसे ही कहेंगे एन सी यूनिट, सॉरी एन मॉड सी मॉड कॉस थीटा। अच्छा, क्या मैं यहाँ से n यूनिट वेक्टर को 1 लिख सकता हूँ? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही 1 होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, तो ये बन जाएगा c वेक्टर cos थीटा। रीजन क्या होगा? n यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए डी बी
और यहाँ तक हम पहुंचे थे सी वेक्टर कॉस थीटा, वो मैंने लिखा था, सॉरी एक्चुअली वो फाई होगा क्योंकि यहाँ पे फाई एंगल हम ले रहे हैं। आप चाहे तो थीटा भी लिख सकते हैं बट हमने यहाँ पे अज्यूम किया ये फाई एंगल है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस डायग्राम से ध्यान से देखें तो मैं कॉस फाई को क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, मैं इस एंगल को देख रहा हूँ, ये वाला, तो ये हो गया बेस सी एल, इस पॉइंट को मैंने सी एल मान लिया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज ओ सी। तो अगर हम यहाँ से सी एल की वैल्यू निकालें तो सी एल की वैल्यू होती है ओ सी कॉस फाइव, सी एल की वैल्यू होगी ओ सी कॉस फाइव। अच्छा यहाँ ओ सी क्या है, सी वेक्टर, तो सी एल इक्वल्स टू सी कॉस फाइव। तो अगर हम यहाँ से सी कॉस फाइव सब्सटीट्यूट करना हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एरिया पैरेललोग्राम ओ ए डी बी इंटू सी एल, हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये सी एल क्या है, इस पैरेललोग्राम की हाइट है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, एरिया पैरेललोग्राम सॉरी, ये पैरेललोग्राम की हाइट नहीं, ये पैरेललोपाइड की हाइट है। मतलब जो भी पूरा पैरेललोपाइड बना है, जो भी ये पूरा पैरेललोपाइड बना है, चाहे आप यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखें, ये क्या है, इस पूरे पैरेललोपाइड की हाइट है, पैरेललोग्राम की हाइट नहीं है, इस पूरे पैरेललोपाइड की हाइट है जो मैंने बनाया था पैरेललोपाइड। तो अब आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब हमें एरिया भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम का एरिया भी मिल गया और इसकी हाइट भी मिल गई पैरेललोपाइड की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये पूरे पैरेललोपाइड की हाइट है जो मैंने बनाया है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल सकते हैं, यही है इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तो मैंने ये प्रूव कर दिया है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकाल सकते हैं। With the help of this we can find out volume of पैरेललोपाइड। तो यही हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसका मैंने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताया। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, वैसे ही मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेगी।